हाँ जी बेटा। तो 43B को और आगे बढ़ाते हैं, कल पूरा नहीं कर पाए थे इसे। बेसिक बातें होगी हैं। आपको पता चल गया कौन से खर्चे हैं, कब तक पे करने हैं, सारा हिसाब किताब आपके पास है। अब भाई देखो आगे की बातें, टेक्निकल बातें। जैसे तो पहले ये जो क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये भी बहुत बढ़िया भाई। ये ब्रॉडली मैं बता देता हूँ क्या कहता है। कई बार क्या होता है कि आप एक लोन लेते हैं, मान लो जी 5 करोड़ का आपने लोन लिया। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट बन गया 1 करोड़ का, तो अपने से पे नहीं हो रहा। तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस इंटरेस्ट को भी लोन बना दो। बोले आप लोन को 6 करोड़ का मान लो, फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दो, हम इसको पे करते जाएंगे। अब 1 करोड़ क्या था, इंटरेस्ट, जो 43B में आता है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया इंटू लोन। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या भी कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इंटू लोन को पेमेंट मान लेंगे? क्योंकि अगर तो पेमेंट मान लोगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। पर अगर दिमाग लगाओगे तो लिखेगा दिखेगा कि यार पे तो हुआ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हुआ। रूल ये है कि इंटरेस्ट अगर लोन पे कन्वर्ट हो जाता है तो उसे पेमेंट नहीं मानते। एज एंड व्हेन लोन का ये पोर्शन पे होगा तो पेमेंट मानी जाएगी। तो नीचे भाई आपके पास ना काफी लंबी कहानी दी हुई है, तो मैं उसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ सिर्फ। द मैनर इन विच द कन्वर्टेड इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन हैज बीन क्लैरिफाइड इन दिस सर्कुलर. Unpaid interest whenever actually paid to bank or FI will be in nature of revenue expenditure deserving deduction in the computation of income. Therefore, irrespective of the nomenclature मतलब अब उसका नाम क्या है, चाहे इंटरेस्ट के बजाय उसका नाम अब लोन है, पहले वो इंटरेस्ट ही था। जब भी पे होगा डिडक्शन मिल जाएगी, जिस ईयर में पे होगा डिडक्शन मिल जाएगी। नीचे देखें, हरी एन इंडिविजुअल कैरीज ऑन अ बिजनेस ऑफ परचेज सेल ऑफ एग्री कॉमोडिटीज like paddy, wheat, etc. He borrowed the loan from आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसे मैं आपको कह रहा था कि एसएफसी के साथ कोई ना कोई नाम भी आएगा पेपर में। एंड हैज नॉट पेड द इंटरेस्ट डिटेल्ड एज अंडर, ये इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया कभी। एक तो भाई एसएफसी आंध्र प्रदेश की, दूसरा इंडियन बैंक जिसे हम शेड्यूल्ड बैंक ही मानेंगे। 45 लाख रुपए के इंटरेस्ट हैं जो आज तक पे नहीं किए। दोनों के दोनों जो इंटरेस्ट हैं, एएफसी और इंडियन बैंक ने डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है बेटा, और कन्वर्ट कर दिया इंटरेस्ट को, लोन बना दिया कि 60 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर लियो। अब इसने ड्यूरिंग द ईयर 2026 एंडेड 5 इंस्टॉलमेंट एपीएफएससी को दी, 3 इंस्टॉलमेंट दे दी थी इंडियन बैंक को। तो अगर तो आप समझदार हो तो आप डिवाइड बाय 60 करके एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता कर ही लोगे। फिर ऐसे ही दूसरे में भी सेम ही चीज करोगे, फिर देख लोगे भाई कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई हैं, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। हरी कहता है जी 45 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी मेरे को। नहीं बेटा, जो कन्वर्ट हुआ उसकी डिडक्शन नहीं है, जितना उसमें पे कर पाए हो उसकी डिडक्शन है। तो नीचे आप चेक करते हो, ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है, कितनी आपने इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं वो आपके सामने आ रहा है। तो दिस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ये है कहानी सारी की सारी। भले जितना इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हो भी जाए उसकी डिडक्शन नहीं है, लोन जब पे हो जाएगा तो डिडक्शन है। तो भाई आगे ना अब कहानी बहुत उलझती है, तो इन्होंने काफी अच्छा समझाया, वो अपनी तरफ से एमएसएमई को भी लाएंगे। पर ये पहले वाली कहानी ज्यादा जोरदार है, उलझी हुई है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा आपको याद करवाना है कि आपने कल क्या पढ़ा था। सर आपने ये पढ़ा था कि 43B में इंप्लॉयर के जो कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड की तरफ, सुपर एन्युएशन की तरफ, वो 43B में आएगा। इसका मतलब ये था कि ये कंट्रीब्यूशन या तो ड्यूरिंग द ईयर पे होगा या रिटर्न भरने तक। बात ठीक है। अब मैं आपको डिडक्शंस वाले सेक्शन भी दिखा देता हूँ। सर देखो, 36 सीरीज में मैंने ये सेक्शन पर्पसफुली लीव किए थे उस वक्त। 259 पेज पे है, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अदर फंड, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय आरपीएफ approved superannuation fund is allowed subject to the limit let down for the purpose of recognizing. Contribution to approved gratuity fund is allowed subject to gratuity should be भाई ट्रस्ट वगैरह बनाओ। तो ये सेक्शन बात करता है कि एज ए एम्प्लॉयर आपने पीएफ सुपर एन्युएशन में जो पैसा डाला उसकी डिडक्शन की। यहाँ एक तो 43 भी लिख डालो कि सब्जेक्ट टू 43 बी भी है। एज ए एम्प्लॉयर जो आप कंट्रीब्यूट करोगे या तो ड्यूरिंग द ईयर पे कर देना या रिटर्न भरने तक।
अब जो एम्प्लॉई की सैलरी में से हम डिडक्ट कर लेते हैं, कल हमने यहाँ बनाया था थोड़ा सा, ये देखें, ये इस वक्त बात इस 6,000 रुपए की हो रही है भाई। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्शन में अलाउ होगा, 43B उसे रोकेगा, इतनी बातें हो रही हैं। पर जो ये 5,000 रुपये आपने एम्प्लॉय के डिडक्ट कर लिए हैं, इसकी अगर बात करनी है बेटा डिडक्शन की, तो भाई वो अलग ही सेक्शन है। 43B तो उस पर लगता ही नहीं है, वो तो 43B तो क्लियर करेगा, मैं नहीं लगता। ये है जी 3615A, ये वाला सेक्शन है। सर इसकी सिंपल कहानी है, एज ए एम्प्लॉयर अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी में से ये 5,000 रुपये ये कह के रख लेते हो कि ये तेरा पीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो ये सेक्शन कहेगा कि बेटे वो तो आपकी इनकम है जब तक आप डिपॉजिट नहीं कराते, और डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज पर द ड्यू डेट ऑफ पीएफ एक्ट। इसमें रिटर्न रिटर्न वाली कोई डेट आपके काम नहीं आएगी। पढ़ के देख, सेक्शन 3615A सेक्शन 57 प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रिसीव्ड by taxpayer as contribution from his employee towards any welfare fund of such employee will be allowed only if such sum is credited by taxpayer to the employee account in the relevant fund on or before the due date. It's very very dangerous। भाई अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी में से वो 5,000 रुपये काटे और आप सोच रहे हैं रिटर्न भरने तक जमा करा देंगे, नहीं, वो लगेगा आपके कंट्रीब्यूशन पे 6,000 के ऊपर। जो एम्प्लॉई का आप कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लेते हो, उसकी डिडक्शन सिर्फ तभी है अगर आप पीएफ की ड्यू डेट के अकॉर्डिंग उसे जमा कराते हो। नीचे लिखा हुआ कहता है ड्यू डेट का मतलब यहाँ ये है, ड्यू डेट बाय विच एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू क्रेडिट द कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड। नीचे थोड़ा इशारा भी दिया कि भाई ये 15 डेज होते हैं, मतलब कि जैसे जनवरी है तो 15 फरवरी, फरवरी की सैलरी है तो 15 मार्च, तो इस पे कोई एक्सटेंडेड टाइम नहीं मिलता। एज ए एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो आपने डिडक्ट किया, ध्यान से सुन लो, वो पीएफ की डेट के अकॉर्डिंग जमा कराना है तो डिडक्शन मिलेगी। लेट पेमेंट में यहाँ डिडक्शन मिलती ही नहीं है। तो उन्होंने क्लियर किया यहाँ भी कि जो 43B होता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वाला, वो यहाँ नहीं लगता। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे कहते हैं वो कभी भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत ध्यान से, एक्सटेंडेड टाइम अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉय। यही 43B के नीचे भी इतनी लंबी कहानी है, 43B के नीचे भी इतनी लंबी कहानी है। देखो यहाँ उन्होंने पूरा बताया हुआ, एज पर सेक्शन 224(10)। सर 224 इनकम की डेफिनेशन देता है इनकम टैक्स में, तो वहां जाके लिखा गया है कि एनी सम रिसीव बाय एसएससी बीइंग एन एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। वही 5,000 रुपए इस एग्जाम्पल में जो आपने एम्प्लॉय के ये कह के रख लिया कि तेरा कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी इनकम मान लेते हैं बेटा उसको उसी वक्त ही। अब ये डिडक्शन सिर्फ तभी देंगे अगर आपने टाइमली जमा कराया, और सेक्शन ये होगा, और टाइम पीएफ एक्ट की ड्यू डेट। 43B वाले टाइम यहाँ नहीं मिलेंगे, बहुत बहुत ध्यान से। 43B तो जी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का होता है, तो ये सारी लंबी कहानी आपने पढ़नी है। बाकी जी जो आजकल चल रहा है ना, मतलब कि जिसने मतलब धूम मचा रखी है पेपर में जब आता है, वो यार ये एमएसएमई वाला जबरदस्त चीज है। तो 43B क्लॉज एच पढ़ो जी आराम से। एनी सम पेबल बाय एसएससी टू माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, छोटे बिजनेसेस जिन्हें हम कहते हैं, बियॉन्ड द टाइम्स लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इन दैट प्रीवियस ईयर। जिस साल आप पेमेंट करोगे, बहुत ध्यान से आपने पेमेंट करनी थी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को, उसकी एक टाइम लिमिट इनके एक्ट में दी हुई है, उसके तहत पेमेंट कर दें तो डिडक्शन है। अगर लेट हो जाते हैं तो डिडक्शन सिर्फ तब है जब पेमेंट हुई होगी। तो अब बहुत ध्यान से आप ये देख लेना कि यहाँ कौन सी एंटरप्राइज कवर है, माइक्रो एंड स्मॉल, मीडियम नहीं है बेटा, ध्यान से। तो ये फोकस में रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में ना एक्ट में मीडियम का भी नाम आएगा, पर जो एंटरप्राइज है वो माइक्रो और स्मॉल कवर्ड है यहाँ। सेक्शन 15 of the Micro and Small Medium Enterprise Act mandates payment of goods and services to supplier being a micro or small by the buyer on or before the date agreed between them in writing।
आपने माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से गुड सर्विस खरीदे, कहते बेटा आपने जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना, रिटर्न एग्रीमेंट जो किया था, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज। 45 डेज से लंबा प्रॉमिस नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? रिटर्न एग्रीमेंट अगर उससे लंबा तो 45 डेज से ज्यादा नहीं हमने लिखना। और अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट इंडिया में होते ही नहीं, पेमेंट आपको करनी होगी विद इन 15 डेज। अगर तो आप ऐसा कर पाए, मतलब आपने एक एग्रीमेंट किया, उसमें आपने कहा 30 डेज, 30 डेज के अकॉर्डिंग आपने पेमेंट कर दी, यू विल गेट डिडक्शन। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ रहे कि नहीं? लेट कर दिया तो डिडक्शन देखेंगे उस साल जब वो पेमेंट हुई है। बाकी अगर कोई एग्रीमेंट ही ना हुआ तो दिन आपके 15 ही हैं। इफ द सम पेबल बाय एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज इज पेड एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट, जिसके मैक्सिमम 45 दिन है, या विद इन 15 डेज, इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट डिडक्शन कैन बी कंप्लेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। अगर आप मर्केंटाइल मेथड फॉलो कर रहे हो, जैसे मैं ये बना के भी दिखा देता हूँ बेटा। जैसे अब आपको इस तरह क्वेश्चन आ गया जी कि पी एंड एल है 25-26 का, उसमें गुड्स आपने परचेज कर रखे हैं माइक्रो एंटरप्राइज से 20 लाख रुपए के, ऐसा कह देते हैं। और वो कहता है कि देखो जी ये परचेज किए थे 28 मार्च 26 को, और यहाँ पे एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट कहता था 30 दिन में पे कर दो। मैंने 31 मार्च तक तो पे नहीं किए, पर मैंने 15 अप्रैल को पे कर दिए, 30 दिन के अंदर ही पे कर दिए। डिसअलाउ ना करना। अब मेरी डिडक्शन 25-26 में तो एक्रूअल बेसिस पे ही बन रही है कि 25-26 में तो मैंने पे नहीं किया, बट स्टिल आई विल गेट द डिडक्शन बिकॉज आई पे एज पर द टर्म। ओके भाई, ये बड़ी जरूरी बात है। बाकी अगर आप कह दो कि सर यहाँ आप 30 दिन का आपका एग्रीमेंट था और आपने ये पेमेंट लेट कर दी है, 5 मई को की है, सर इसमें रिटर्न वाली डेट नहीं लगती होती, फिर 30 दिन के बाद पेमेंट किया, हाँ जी सर दिख रहा साफ, इसकी फिर 25-26 में डिडक्शन नहीं मिलेगी। लंबा एग्रीमेंट करके बैठ गए तो दिन 45 है, ये भी ध्यान रखना मैक्सिमम। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं किया तो दिन सिर्फ 15 है। आगे लिखता है, और इफ द सम पेबल बाय एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल इज नॉट पेड एज पर एग्रीमेंट और विद इन 15 डेज, डिडक्शन सिर्फ उसी साल है जिस साल वो आप पे कर रहे हो। अब यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसको क्लियर कर लो, हो जाएगा। ए ने परचेज किए गुड्स 10,000 रुपए के माइक्रो एंटरप्राइज से इस दिन, एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन देम पेमेंट यहाँ होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट 45 डेज से लंबा नहीं लग रहा तो हम एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे। ए ने पैसे यहाँ दे दिए, तो ठीक है जी, इसमें उसने इस दिन से पहले पैसे दे दिए, आपकी डिडक्शन 25-26 में बनी रहेगी ऑन एक्रूअल बेसिस, जैसा मैंने एग्जांपल लिया वैसा ही है। अब एग्रीमेंट यहाँ खत्म हो रहा है, आप यहाँ पैसे दे रहे हो, बेटे अब 25-26 में डिडक्शन नहीं मिलेगी, अब आपको डिडक्शन मिलेगी ईयर ऑफ पेमेंट में, दैट इज 26-23। और सुन लें, सपोज मिस्टर राजू ने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए की ए एंड कंपनी से। एक मीडियम एंटरप्राइज है बेटा, माइक्रो एंड स्मॉल पे लगता है, मीडियम पे लगता नहीं है। वो कहता है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन देम हो गया, आपको पूरा मसाला दे दिया बेटा, ये आपकी कहानी आ गई। कह रहे 43BH जो ये नया नया है, ये मीडियम के लिए तो आया ही नहीं है, ये माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है। अब माइक्रो एंड स्मॉल कौन होते हैं वो भी समझ लो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट है मशीनरी में लेस देन इक्वल टू 2.5 करोड़ है, टर्नओवर जिसका 10 करोड़ तक की है, एंड है, दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। मशीन ज्यादा की लगा ली तो हट जाओगे यहाँ से। स्मॉल, इसकी जी मशीनरी 25 करोड़ तक की, टर्नओवर 100 करोड़ तक का, दोनों कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। तो भाई बहुत बहुत ध्यान से, आजकल ये आ रहे हैं और इसमें ये भी यूज हो रहा है, ये चक्के मीडियम वाला भी डाल देते हैं कि बंदे की आदत होती है माइक्रो और स्मॉल के साथ मीडियम अपने आप पढ़ने की। बहुत ध्यान से, ऐसे में गलत भी हो जाएगा। ठीक है जी, इतना करें, बाकी फिर कल देखते हैं। डन है।